हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम अपने साइंस का जो पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ वो आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये आपका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैं आपको ये स्टार्ट करवा चुका था और वहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया था कि किस तरीके से हमने पढ़ना है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो नए हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमने अपने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको आगे पढ़ना है। देखिए मैं बता देता हूँ लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पदार्थ पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं। फिर हमने जो प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार जो धारणाएं थी उनके अनुसार पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं, और आधुनिक के अनुसार बताया गया कि पदार्थ क्या होते हैं। उनमें हमने भौतिक स्वरूप को पढ़ लिया था। शाबाश, ठीक है। भौतिक स्वरूप में आपका पहला ये पॉइंट आया था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने जो पदार्थ के कण हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं, शाबाश, ये भी पढ़ लिया था। तो आगे हमें बढ़ना है और अब हमें स्टार्ट करना है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में, यानी कि जब हमें पता चला कि जो पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने हैं तो उन कणों के ऊपर भी खोज होना शुरू हो गई और ये पता किया गया कि उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, यानी कि उनके गुणधर्म क्या हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपका जो आता है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह मौजूद होती है। तो देखिए क्रियाकलाप 1.1 या 1.2 देख सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, आपने क्या किया था, आपने इसमें जल लिया, यानी कि आपने पानी में क्या घोल दिया था, नमक या फिर चीनी को घोल दिया था। और जैसे ही हमने उसमें घोला तो वो उसमें पूरी तरह से समावेशित हो चुकी थी, यानी कि विलुप्त हो चुकी थी। ऐसा हुआ कैसे? तो इसी आप जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसी का हम यहाँ पे कारण समझेंगे क्या था। तो देखिए नमक, शर्करा या डेटोल या पोटाशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। आपने देखा कि जिस भी तरीके से आपने पोटाशियम परमैंगनेट को डाला था, पोटाशियम परमैंगनेट के आपने क्रिस्टल को डाला था, या आपने शर्करा की 1 चम्मच डाली थी यानी कि चीनी की, या फिर आपने नमक की 1 चम्मच को डाला था पानी में, या डेटोल का आपने 2 ml कोई भी लिक्विड लिया और उसके अंदर डाल दिया था, तो वो पूरे के पूरे उस जल में क्या हो गया था, विस्तृत हो चुका था। ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, आपने चाय भी बनाई होगी, कॉफ़ी भी देखते हैं या नींबू पानी को भी देखते हैं, तो जब भी हम कभी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने चीनी को घोलना शुरू किया, उसके बाद आपने नमक ऐड किया, नमक को घोलना शुरू किया, या आपने नींबू का जो रस है वो उसके अंदर घोलना शुरू कर दिया, या चाय बनाते समय आप बहुत सारे अन्य पदार्थों का यूज़ करते हैं, तो जैसे ही उसके अंदर डालते हो तो वो उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अच्छे तरीके से उसमें समावेशित हो जाएंगे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, कि उन पदार्थ के कणों के बीच में कुछ न कुछ क्या होती है, जगह मौजूद होती है, खाली स्थान जरूर होता है जहाँ पर दूसरे पदार्थ के कण समावेशित हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर वो रुक चुके हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पर फिट हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ के कणों में हमने एक क्रियाकलाप, जैसे हमने क्या लिया था, हमने 100 ml का एक बीकर लिया, उसमें कुछ पानी डाल दिया, ठीक है, और हमने ये देखना चाहा कि क्या ये पानी, इसका निशान लगा लिया था हमने ताकि लेवल का पता किया जा सके कि जल जो है कुछ डालने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा लेवल। जैसे ही हमने इसमें कोई भी 1 चम्मच आपने नमक की ऐड की, जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो उसके कण उन जल के कणों के बीच समावेशित हो जाएंगे। अच्छे तरीके से समावेशित हुए कहाँ पर, वो उनके रिक्त स्थानों में, यानी कि खाली जो जगह थी वहाँ पर मौजूद उस जगह में क्या हो गए, समावेशित हो गए। जैसा कि देखिए इस आकृति में दिखाया गया आपको, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है,
इसमें आपको जो ये नमक के कण हैं ये आपको येलो येलो टाइप में दिख रहे होंगे, ऑरेंज येलो में। और आपको पानी के जो ये कण दिख रहे हैं, देखिए इनके कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह दिख रही है और वहाँ पर नमक के जो आपके कण हैं वो अच्छे तरीके से समावेशित हो चुके हैं। तो यहाँ से पहली बात क्या पता चली हमें? हमें यह बात पता चली कि जो पदार्थ हैं उनके कणों में रिक्त स्थान होता है, चाहे वो कैसा भी पदार्थ है, उनके बीच में कोई खाली जगह तो ज़रूर होगी ही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शाबाश, दूसरा बिंदु आता है इसका कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए इस पे क्रियाकलाप पढ़ते हैं। जो पहला क्रियाकलाप आपको दिया गया है इसमें आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है। अगरबत्ती लीजिए, अगरबत्ती को आप क्या कीजिए, अपने किसी भी आप रूम में कहीं एक कोने में उस अगरबत्ती को रख दीजिए। तो आपको कुछ समय बाद क्या देखने को मिलता है? हम ये देखते हैं कि पूरे के पूरे उस कमरे में उस अगरबत्ती की सुगंध जो है, यानी कि जो उसकी खुशबू है, वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लें। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, एक में तो आप लाल शाही डाल दो या जो आपकी नीली शाही है उसको डाल दीजिए बिल्कुल एक कोने से। मान लीजिए आपने बीकर लिया, यहाँ से आपने उसके बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये आपका जल है, इसमें आपने शाही डालना शुरू किया और दूसरे बीकर में आपने क्या डाल दिया, यहाँ से यहाँ आपने लाल या नीली स्याही डाल दी। ठीक है, यहाँ पे आपने शहद डाल दिया। तो हुआ क्या? अब आपने कुछ समय बाद देखना है कि क्या होता है। ठीक है, या इससे आगे चलिए और आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे आपने गर्म पानी का एक क्या ले लेना है, गिलास ले लेना है और उसमें आपने दूसरे में ठंडा ले लेना है। ठीक है, एक में आपने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके क्रिस्टल उसके अंदर डाल दीजिए। आपने ये ले लिया। ठीक है, एक तो आपका किसका था, गर्म पानी का था, और दूसरा बीकर जो आपने लेना है वो आपने किस में लेना है, शाबाश, ठंडे पानी का लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिस्टल डाल दिया और यहाँ पे आपने क्रिस्टल डाल दिया। क्रिस्टल का मतलब क्या है कि एक छोटा सा आपने टुकड़ा डाल दिया, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का या कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हो गया क्या, देखिए यहाँ पर आपने कुछ समय बाद देखना है कि प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही जल में डाला जाएगा तो कैसा कलर दिखाई देगा आपको गुलाबी रंग दिखना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में होगा क्या, इसके इन किनारों पे क्या होता है आपको दिखाई देगा। देखिए सभी के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सभी में हुआ क्या। पहला जो क्रियाकलाप है उसमें रखा कि आपने एक अगरबत्ती ली और उसको किसी रूम यानी किसी कमरे के कोने पे रख दिया और आपको ये देखने को मिला कुछ समय बाद पूरे के पूरे कमरे में वो सुगंध फैल गई। क्यों? क्योंकि उसने पॉइंट बता तो दिया आपको कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, यानी कि वो लगातार गति करते रहेंगे। आपने एक कोने में कहीं पे उस अगरबत्ती को रखा था, उसके धुएं के कण जो है वो गति करते 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 पूरे के पूरे उस वातावरण में, उस रूम के चारों तरफ एनवायरनमेंट में वो फैल जाएंगे और जैसे ही फैलेंगे वहाँ की हवा के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और आपको उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो हर जगह पर ज़रूर आपको महसूस होती है, सूंघने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके कण आपके निरंतर गति करते रहे और पूरे के पूरे रूम में फैल चुके हैं। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया था, शाबाश, आपने 2 गिलास या बीकर लिए थे, उसमें हमने शाही डाली। हमने क्या किया, जैसे ही शाही की 1 या 2 बूंद आप डालते हो वो लगातार अपनी उसी समय पे क्या होगी, पूरे के पूरे उस बीकर में फैल जाएगी अच्छे से उस बीकर में फैल जाती है और शहद जो है वो धीरे धीरे फैलने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे, उसको समय लगता है। शाही जो है वो जल्दी जल्दी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो शाही के जो कण हैं वो निरंतर गति कर रहे हैं। ठीक है, वो लगातार आपके चल रहे हैं। वो यहाँ से डालना शुरू किया लेकिन वो चलते 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 आपके क्या करेंगे, पूरे बीकर के अंदर अच्छी तरीके से वो फैल जाएंगे। देखिए शहद का भी सेम होगा, शहद जो है उसका भी सेम होगा आपका।
लगातार वो फैलते तो जाएंगे लेकिन उनको समय लगेगा, क्योंकि जो आपका शहद है वो आपका बहुत गाढ़ा होता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पिघलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, स्याही जो है वो आपकी आसानी से फैल सकती है और उसके कण निरंतर गति करते रहते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ से यह बात पता चली है कि चाहे कैसा भी पदार्थ है, उसके जो कण होंगे, पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका क्रियाकलाप है जिसमें हमने क्या देखा था कि आपने गर्म पानी लिया और ठंडे पानी लिया और उसमें क्रिस्टल रख दिया आपने, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का या कॉपर सल्फेट का। तो देखिए क्या होगा, आपको इसके ऊपर से छोटे छोटे कण ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। गर्म पानी में ज़्यादा आते हुए दिखाई देंगे, ठंडे पानी में कम आते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही कण ऊपर आते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, और गति करेंगे तो पूरे के पूरे उसमें फैल जाएंगे और कुछ समय बाद ये पूरा का पूरा जो आपका पानी है ये आपको पिंक कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको गुलाबी रंग दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको घोलना नहीं है, आपने सिर्फ उसको शांति से एक बीकर को रख देना है, उसमें क्रिस्टल डाल देना है और उसको यूं का यूं रहने देना है। ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रोसेस को नोट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो उस पदार्थ के जो कण थे, जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे, वो लगातार गति करते रहे। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और देखिए यहाँ पर तापमान का भी प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे ही आपका तापमान ज़्यादा है तो इसमें वो जल्दी जल्दी आपके कण जो है गति करना शुरू कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और जो ठंडा पानी है उनमें जो कण हैं वो आराम से गति करेंगे, यानी कि उनकी गति तो होगी लेकिन वो कम गति कर पाएंगे और वो आसानी से इतनी जल्दी से नहीं फैलेंगे जितना कि गर्म पानी में फैल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका तापमान का भी एक फैक्टर, यानी कि टेम्परेचर का आपने एक फैक्टर जो है वो भी जरूर यहाँ पर बताना है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में 1.3, 1.4 और 1.5 ये आपने तीनों किए हैं। इनमें से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। पहला क्या कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि वो लगातार गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है? आपको पता होगा कि दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं किसी भी वस्तु में। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखिए कोई भी अगर वस्तु है, अगर वो अपनी स्थिति में है, रुकी हुई है, तो उस स्थिति के कारण उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगर वही वस्तु क्या करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो जैसे ही वो चलना शुरू करेगी तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो यानी कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें विद्यमान होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आप यहाँ से याद रख लोगे। आगे भी आप आने वाले चैप्टर में हम यहाँ से आपको अच्छे से बताएंगे, वहाँ आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यानी कि हर एक पदार्थ के जो कण है वो लगातार गति करते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। हमें वैसे भी पता है कि जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ क्रियाकलाप में भी देखा कि तापमान बढ़ाया तो इसके कण लगातार निरंतर गति करते रहे तेज तेज, और वो चारों के चारों उस पानी में, चारों तरफ के पानी में क्या हो गए? फैल गए। तो यानी कि तापमान बढ़ाने पर जो आपके पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे आपको देखने को मिलेगा कि उसके कणों की, उस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप देखना चाहो, गर्म पानी कीजिए, एक तो आप उसी पानी को ठंडा रखिए तब देखिएगा, एक आप क्या कीजिए, उसी पानी को आप किसी भी गैस वगैरह पे रख देना और वहाँ पर आप देखोगे कुछ समय बाद कि उसके नीचे से आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे थोड़े से, और वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो वो ये बात शो कर रहे हैं कि उनको नीचे से गतिज ऊर्जा मिल रही है उस गर्मी के कारण, उस तापमान के कारण, और फिर वो लगातार गति कर रहे हैं पानी में, इधर उधर वो मूव कर रहे हैं। चल तो रहा होगा पूरा का पूरा बबल्स, लेकिन उसमें छोटे छोटे कण तो हैं ही, तो यानी कि वो कण लगातार आपके गति करते जा रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अंतः मिश्रित का मतलब आपस में घुल जाते हैं। जैसे हमने क्या देखा
वायु में हमारी वो पूरी की पूरी क्या घुल गई थी, अगरबत्ती का धुआं घुल गया था अच्छे से चारों तरफ, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, शाबाश, स्याही डाली थी, स्याही अच्छी तरीके से उसमें घुल गई। या फिर शहद डाला, कुछ समय बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया वो उसके अंदर डाला तो वो भी उसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाएगा कुछ समय बाद, और पूरे में ही वो उस कलर को चेंज कर देता है। तो यानी कि अंत मिश्रण का मतलब है अंदर ही, अपने अंदर ही वो समावेशित हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है। ऐसा कणों में रिक्त स्थान ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी कि उनके एक पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होगा और दूसरे पदार्थ के कण आएंगे और वो उनके अंदर अच्छे तरीके से समावेशित हो जाते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरह के पदार्थ में ही दूसरे तरह के पदार्थ के कण मिक्स हो रहे हैं, समावेशित हो रहे हैं। दूसरे पदार्थ के कणों में भी तो रिक्त स्थान होगा और इसके कण उनके अंदर भी आसानी से जा सकते हैं, यानी कि ये माना जाएगा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दो विभिन्न तरह के, आपके दो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं और उनका आपस में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाना, मिल जाना, यानी कि एक दूसरे में घुल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्योंकि ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, विसरित वर्ड पढ़ चुके हैं, यानी कि घुलना, यानी कि एक दूसरे में वो घुल जाते हैं, ठीक है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, उसने कहा कि जो आपका पदार्थ था वो तापमान बढ़ाने पर, यानी कि ऊष्मा देने पर उसका विसरण जो घुलना है वो बहुत तेज हो जाता है, यानी कि घुलने की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अब ये भी हम देखेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको तीसरा फैक्टर करना होगा। तीसरा फैक्टर जो आपका ये है कि जो कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तापमान बढ़ने पर कणों के बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है, वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोहे को देख लीजिए या बर्फ़ को देख लीजिए, पहले वो बिल्कुल अच्छे से कठोर होगी, जैसे ही आप उसका तापमान बढ़ाओ वो लिक्विड में बदल जाएगी, आपका जल बन जाएगा। तो यानी कि वो एक दूसरे से क्या हो गई, थोड़े से तो दूर हो गई, जिसकी वजह से वो अच्छे से मूव भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि वो अपनी अवस्था को बदल चुके हैं, ठीक है। ये हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है यहाँ से कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि वो पदार्थ के कण एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल जरूर लगाते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट पढ़ना, शाबाश। इसमें क्रियाकलाप ले रखा है। क्रियाकलाप आपने करना कैसे, देखिए आपने देखिए क्या करते हैं, कोई भी क्लास के कोई बच्चे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, किस तरीके से, या नाच कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कमर के पीछे से हाथ लेकर ऐसे इस तरीके से उन्होंने एक अच्छी चेन बनाई हुई है और वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। दूसरा कोई ग्रुप है, ये पहला ग्रुप था। दूसरा ग्रुप है जिसमें उन बच्चों ने आपस में एक दूसरे की कलाई को पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? कलाई को पकड़ रखा है। तीसरा जो ग्रुप है उसमें उन बच्चों ने, तीसरे ग्रुप के बच्चों ने एक दूसरे की उंगली को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीन ग्रुप हो गए। एक में वो नाच कर रहे हैं एक दूसरे की कमर के पीछे से हाथ रखकर, यानी कि एक दूसरे से अच्छे गुटबंद बनाकर बिल्कुल अच्छे से। और दूसरे में क्या कर रखा है, उन्होंने कलाई को पकड़ रखा है। तीसरे में उन्होंने एक दूसरे की उंगली को पकड़ रखा है। तो सबसे आसान किसको तोड़ना होगा? आपको पता ही है, उंगली वाला जो ग्रुप है जिसमें उंगलियां पकड़ रखी है एक दूसरे की बच्चों ने, उस ग्रुप के, यानी कि अगर आप मान लो कि उस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कण हैं, यानी कि उनको दूर दूर करना क्या होगा, आसान होगा। या दूसरा ग्रुप जो था हमारा, कौन सा था, जिसमें उन्होंने कलाई को पकड़ रखा था एक दूसरे की, तो उनको दूर करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल, क्योंकि उसमें बल ज़्यादा लगेगा। और जिसमें वो नाच कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट थे, पीछे से उन्होंने पकड़ रखा था, तो उसमें एक दूसरे को अलग करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया हुआ है, बल लगाया हुआ है, एक आकर्षण है, और उसी आकर्षण को तोड़ने के लिए जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं वो ज़्यादा चाहिए। जिसका आकर्षण ज़्यादा, उसको बल उतना ही ज़्यादा चाहिएगा तोड़ने के लिए, और जिसके बीच आकर्षण कम होगा उनको तोड़ने के लिए आकर्षण बल भी उतना ही, उनके तोड़ने के लिए जो बल होगा बाहर से लगाने वाला, वो बल आपको क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो आई थिंक से आप ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ गए होंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया मैंने आपको। या फिर आप दूसरा क्रियाकलाप ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, लोहे की एक कील लीजिए और उसके आप या एक चाक का टुकड़ा लीजिए और आपने रबर बैंड लेना है। इनके बिल्कुल बारीक टुकड़े बना लेने हैं। ठीक है, और जैसे ही वहाँ आप उनकी छोटी छोटी, आप जैसे ही देखोगे आपने टुकड़े बना लिए, यहाँ पर आपने क्या रख रखा है, उस टुकड़े रख रखे हैं आपने किसके, लोहे के। ठीक है, दूसरा कोई है उसमें आपने रख रखे हैं किसके, रबर के रख रखे हैं, शाबाश आपने। तीसरा है मान लिया, और उसमें आपने क्या रख रखा है, तीसरे में आपने चाक के टुकड़े ले रखे हैं। ठीक है, 3 आपने ये मान लिए। तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, आप ये देखोगे एक चाक का जो आप पाउडर बना चुके हो, एक या दो कणों को दूसरी तरफ करने की कोशिश कीजिए, अलग करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ बाकी कुछ ना कुछ कण भी अलग हो रहे होंगे, उसके साथ जा रहे होंगे। लोहे के आप कणों को अलग करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ साथ पीछे पीछे एक दो और कण आ रहे होंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, आपने क्या करना है, रबर के लेने हैं और उनमें भी आपने क्या करना है, एक दूसरे के कणों को खींचना है। ठीक है, और एक दूसरे के कणों को खींचोगे तो रबर के कण भी एक दूसरे के साथ आ रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है, हमने ये देखना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल था उसके कारण वो एक दूसरे के साथ साथ आना शुरू हो गई। एक को आप चलाना शुरू करते हैं, दूसरा आना शुरू हो जाएगा, दूसरे को चलाने की कोशिश करोगे, तीसरा आना लग जाएगा। यानी कि वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनको खींचने से अगले कण भी उसके साथ साथ आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, या फिर आप क्या कीजिए, आपने क्या करना है, नल ले लीजिए। ठीक है, और आपने उस नल को खोल देना है। जैसे ही नल को खोलोगे और आप उसके बीच में, उसकी धारा के बीच में अंगुली को रखिए, आप उसकी धारा को काटने की कोशिश कीजिए किसी चीज़ से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर भी उसका जो जल है वो निरंतर आ रहा होगा, नीचे चल के वो धारा वापस से एक बन गई। क्यों, क्योंकि जल के जो कण हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रखा था, जिस बल के कारण क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊपर से उनको अलग अलग करना शुरू किया, वो खींचते गए आपस में, फिर से उन्होंने एक और धारा बना ली और वो एक दूसरे को खींचते चले जाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें ये बात पता चलती है कि जो पदार्थ के वो कण हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल भी कार्य कर रहा होता है। ठीक है, उनके बीच में एक आकर्षण बल भी ज़रूर कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, अभिलाक्षणिक गुण जो हैं आपके। ठीक है, क्या था पहला, कि जो पदार्थ के कण हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह मौजूद होती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि जो पदार्थ के ये कण हैं निरंतर गति भी करते रहेंगे, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, लगातार वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा, शाबाश, तीसरा बिंदु हमने पढ़ा कि जो पदार्थ के ये कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि खींचे रखते हैं एक दूसरे को अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण थे। आज हमने यहाँ तक का टॉपिक कवर अप करना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके नोट्स जो हम क्रिएट स्टार्ट कर चुके थे उनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो बताया वो पढ़ लिया था, और इनके भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमने जो हमारा नया टॉपिक जो हमारा बनता है वो क्या तैयार करना है, शाबाश, वो देख लीजिएगा। आपने आज पढ़ना है
पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। शाबाश। हमें क्या पढ़ना आज कि पदार्थ के जो कण हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ना है। शाबाश, ठीक है। तो वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पढ़ना है, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ने थे। सबसे पहला पॉइंट जो आपका आया क्या, कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या पढ़ा हमने? पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो यानी कि उन पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान जरूर होता है, एक खाली जगह जरूर मौजूद होती है, ठीक है। इसमें अपने पॉइंट हमने एग्जाम्पल ले लिया था। अगर उदाहरण लेना चाहो तो आप बता सकते हो कि उदाहरण के तौर पे कैसे, कि यदि हम एक पानी का कोई भी बीकर ले लेते हैं, जल से भरा कोई बीकर ले लेते हैं, और यदि हम उसमें क्या कर लेते हैं, कुछ नमक की 1 चम्मच डाल दें, तो क्या करेगी, पूरे के पूरे उस जल में घुल जाती है और उस जल का लेवल जो है वो भी नहीं बदलता। इसका मतलब पूरी जो नमक की जो चम्मच है, वो जो नमक के कण है वो अच्छे तरीके से उन जल के कणों के बीच में समावेशित हो चुके हैं, घुल चुके हैं। यानी कि उनके बीच में एक रिक्त स्थान था, खाली जगह मौजूद थी, जिसके अंदर वो जो नमक के कण हैं वो अच्छे तरीके से घुल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे, तापमान का फैक्टर आपने बताना है तीनों ही केसेस में। तापमान का फैक्टर आपने तीनों केस में बताना है। अब बताओगे, तापमान बढ़ाने पर कणों के बीच रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है। क्या बताओगे आप, कि जो तापमान आपने बढ़ाया, उस तापमान के कारण उनके जो कणों के बीच में रिक्त स्थान था, यानी कि खाली जगह जो थी, वो भी बढ़ गई। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप क्या कीजिए, आपने करना क्या है, आपने देखा होगा कि जब सर्दियों की बात आती है, सर्दियों में आप जब ठंडे पानी में या तो डिटर्जेंट उसके अंदर घोल रहे होते हैं या साबुन घोल रहे होते हैं, तो क्या वो उसके अंदर घुल पाती है? और उसके मुकाबले आप क्या कीजिए, उसी पानी को गर्म कर लीजिए और फिर घोलने की कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से घुल जाती है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तापमान कम होने की वजह से उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो गया, यानी कि वो टाइटली बाउंड हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। जिसके वजह से उनके बीच का रिक्त स्थान जो था, खाली जगह जो थी, वो कम हो गई। कम होने के कारण डिटर्जेंट के जो पार्टिकल थे वो इतने छोटे होते गए कि उनका जो कणों का साइज़ था वो उस रिक्त स्थान के अंदर अच्छी तरीके से नहीं आ सका। तो उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। रिक्त जो स्थान है आपका, खाली जगह है, उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही उसको गर्म करते हैं, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी कि दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि वो दूर दूर चले जाते हैं, ज़्यादा गति होने के कारण वो दूर दूर चले जाएंगे और फिर उनके बीच का जो रिक्त स्थान है उसमें वो डिटर्जेंट या वो साबुन अच्छे तरीके से समावेशित हो सकती है। तो ये आप एक एग्जांपल ले सकते हो। या आप देखते हो कि जो आप जल के अंदर आपने नमक घोला और एक में आपने रेत को घोला। नमक घोलने पर आप देखते हो कि जो नमक घोलोगे वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। आपने नमक लिया, किसी जल में डाला आपने नमक को, शाबाश, ठीक है। इसमें हमने नमक को डाला तो अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल गया। लेकिन जैसे ही हम रेत के कण डालेंगे, क्या डालेंगे, रेत के कण डालते हैं, वो नीचे ही बैठे हुए आपको दिखाई देंगे यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके कणों का जो साइज़ था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि जल के जो कणों के बीच में जो खाली जगह थी उसके अंदर अच्छे तरीके से समावेशित नहीं हो सकते थे, इसलिए वो आपको नहीं घुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो नमक के कण हैं वो अच्छे तरीके से घुलते हुए दिखाई देते हैं, शाबाश, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा आपने क्या बताना है इसमें, पहली चीज़ आपने ये बतानी है, देखिए कि ठोस में
ठोस में, ठोस मतलब ठोस पदार्थों में, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं निकल के आएंगी, यही बताना है। ठोस में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कम होता है। क्या होता है? कम होता है या बहुत कम होता है। दूसरा, द्रव में रिक्त स्थान जो होगा, रिक्त स्थान जो होगा वो क्या होगा? मध्यम होता है। क्या होता है? मध्यम, मध्यम होता है। मध्यम का मतलब यानी कि ठोस से तो क्या होगा? ज़्यादा, लेकिन गैस से क्या होगा? कम। तीसरा बिंदु आपने बताना है गैस पर, कि गैस में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये 3 बिंदु आपने पढ़ लिए। हमने पहला पॉइंट यहाँ पे कवर अप कर लिया है। दूसरा देखते हैं शाबाश, जो आपने पढ़ना है। दूसरा क्या था? कि उनके जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। आप बताओगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के जो कण थे वो लगातार गति कर रहे थे, निरंतर गति कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था, शाही डाल दी हमने, पूरे के पूरे जल में फैल गई, वो आप एक उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, डेटोल ली आपने, वो डाल दी, वो भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। तापमान का फैक्टर आप बताओगे, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाती है। आप बताओगे अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात कणों की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। कब? जब आप क्या करते हो? तापमान को बढ़ाते हो। यानी कि तापमान जैसे ही बढ़ाओगे उनकी जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा गति करना शुरू कर देते हैं। फिर आपने उसी तरीके से 3 पॉइंट फिर से बताने हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। सबसे पहला आता है ठोस में कणों की गति बहुत कम होती है। क्या बताओगे? कि जो ठोस में जो कणों की गति है वो बहुत कम होती है। आपको तो देखने को मिलेगा कि सर इतने ज़्यादा ठोस जो चीज़ें हैं, कोई दीवार है या कोई पत्थर है, उसमें कैसे आपको पता चलता है कि वो कण मूव कर रहे हैं, यानी कि गति कर रहे हैं? देखिए, अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखते हैं तो निरंतर हर एक कण गति कर रहा है, लेकिन ठोस अवस्था में वो सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ वो गति कर सकता है। उसका एक मीन पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु जिसके वो चारों तरफ घूम सकता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऐसे वो घूम सकता है, लेकिन वो इतनी दूरी पर नहीं घूम सकता जितना कि द्रव में और गैस में होता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि ठोस में जो कणों की गति है वो बहुत कम होती है। फिर आप बताओगे द्रव में कणों की गति मध्यम होती है, यानी कि जो कणों की गति है वो द्रव में क्या होती है? मध्यम होगी, यानी कि ठोस से तो क्या होगी? ज़्यादा, और गैस से क्या होगी? कम। ठीक है, फिर आप बताओगे शाबाश, गैस में कणों की गति बहुत ज़्यादा
होती है। यानी कि जो कणों की गति किसमें, जो आपके गैस के जो गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनमें जो कणों की गति है वो बहुत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट भी कवर अप हो चुका है। तीसरा देखिए शाबाश, आपने क्या पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आप बताओगे, पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, उदाहरण देना चाहो तो आप दे सकते हो कि कोई भी पदार्थ है, तो मान लिया नल है, यदि हम उसको खोल देते हैं और किसी भी चीज़ से उसकी धारा को काटने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कटती, क्योंकि वो निरंतर गति करते जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण वही धारा आगे चल के वापस से एक धारा बन जाती है। जहाँ से आपने काटने की कोशिश की वहाँ से भी आगे चल के वो एक धारा बन जाएगी। यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो आपके एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर आपने बताना है शाबाश, वही तापमान का एक फैक्टर बताओगे। तापमान बढ़ाने पर यह आकर्षण, जो आपका ये आकर्षण बल है, यह आकर्षण बल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तापमान जैसे ही बढ़ाओगे तो उनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। उदाहरण दे सकते हैं कि जो आपकी बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम पिघला देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाएगा, वो ठोस से किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाती है। शाबाश। ठीक है, फिर आपने वही 3 फैक्टर पॉइंट जो बताने हैं आपने, ठोस में आकर्षण बल, ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप बताओगे शाबाश, क्योंकि ठोस में बहुत क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बाउंड होंगे, एक आकर्षण, ज़्यादा आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े होंगे। दूसरा आपने बताना है, द्रव में आकर्षण बल मध्यम होता है। इसमें देखिए हर एक चीज़ मध्यम ही होगी, क्योंकि ये जो द्रव अवस्था है ये ठोस और गैस दोनों के बीच में लाई करती है, दोनों के बीच में मौजूद होती है। तो ठोस से तो क्या होगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन गुणों में या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, और गैस से ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी कि इनके बीच में रहेगी। और आप बताओगे शाबाश, गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। यानी कि जो ये आकर्षण बल है ये गैस में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो आज का जो टॉपिक था वो हमने कवर अप कर लिया कि जो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में हमने पढ़ा कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है, खाली जगह जरूर मौजूद होती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर वह जो रिक्त स्थान है यानी खाली जगह वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कणों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर हमने देखा ठोस में जो खाली स्थान है यानी कि रिक्त स्थान जो है आपका खाली जगह वो बहुत कम होती है, द्रव में उससे ज़्यादा होती है और गैस में उससे भी ज़्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, क्योंकि उनमें एक गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, क्योंकि उनमें लगातार एक गतिज ऊर्जा होगी उनकी गति के कारण, और तापमान बढ़ाने पर वो गतिज ऊर्जा जो है उनकी वो बढ़ जाती है। फिर हमने ये देखा कि ठोस में जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम होती है, द्रव में उससे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमने देखा पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे, उनके बीच में कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, और तापमान जैसे ही बढ़ाओगे वो आकर्षण बल क्या हो जाएगा,
कम हो जाता है। तो इसलिए वो ठोस में क्या मिलता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मिलता है और द्रव में उससे कम मिलता है और गैस में सबसे कम मिलता है। यहाँ से हमने जो डेफिनेशन, परिभाषा जो याद रखनी है वो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग है। आपकी जो पहला पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है जो क्या थी अपनी, विसरण क्या होता है, आपने पढ़ना था विसरण। ठीक है, तो आप बताते हो जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में पूर्णतः विस्तृत हो जाते हैं उसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दोगे, नमक का जल में घुलना, ये भी क्या है, विसरण है। तो यहाँ से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि विसरण क्या होता है। आप बताओगे कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में पूर्णतः अच्छे तरीके से आपस में विस्तृत हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम करते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।